माथुर जी, देखिए अरविंद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ईरान कहीं ना कहीं रोकना चाहता है, लेकिन ट्रंप ट्रंप ही हैं जो यहाँ पर चीजों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझौते की बात होती है, बैठक की बात होती है, इस्लामाबाद में फिर से एक बैठक की बात हो रही है, लेकिन वहीं हॉर्मुज पर आप यहाँ पर ईरानी जहाजों पर हमला कर देते हैं। तो कैसे होगा सीज फायर? कैसे करेंगे यहाँ पे समझौता, और कैसे चीजों को युद्ध विराम यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे? और रोशनी देखिए, दो दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जी। ये है कि अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति में है अभी कि जब तक उनकी बातें मानी नहीं जाएंगी, मुझे लगता नहीं है कि उनके पास कोई कोई किसी तरीके से भी वो वहां से वापस जा सकते हैं। जहां तक सवाल ईरान का है, ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से इतना दबाव बना दिया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि ईरान की जो स्टील प्रोडक्शन है वो 70% से ज्यादा खत्म हो गया है। वो उनका और उनके जो अपने जो व्यापार हैं, वो तमाम व्यापार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर निर्भर हैं। और ये जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, उससे अगर किसी देश को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है तो वो ईरान है। ईरान के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। बार बार मैं ये बात बताता हूं कि जो प्रदर्शन जनवरी में हुए थे ईरान में, जहां पर इसी आईआरजीसी ने बर्बरता के साथ अपने खुद के देश के 27-28 हजार लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। ये ये प्रदर्शन इसलिए हुए थे कि इन्फ्लेशन 40% पे पहुंच गया, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और प्राइसेस का बढ़ना। अब वही इन्फ्लेशन लगभग 3 डिजिट में पहुंच रहा है रोशनी। वही इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, भुखमरी और उसके अलावा जिस प्रकार से वहां डेवस्टेशन हुआ है दुश्मन के, आप सोच सकती हैं 25,000 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। 25,000 कोई मायना रखता है? अगर एक हमले में 4 बम भी गए तो 1 लाख बम गिराए जा चुके हैं उसके ऊपर। तो क्या हाल हुआ होगा ईरान का, ये अब आप बात देखने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से वहां से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। एक अब्दुल हमीद इस्माइल जाही हैं, जो कि एक सुन्नी लीडर हैं वहां पर, सिस्तान बलोचिस्तान वाले इलाके में वहां से आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपने जिस प्रकार से ईरान को तबाह बर्बाद करवा दिया, आप जाके अल्लाह को क्या जवाब देंगे इसका। और उन्होंने इस बात पे इंसिस्टेंस किया है कि एक फेयर एग्रीमेंट किया जाना चाहिए। ये फेयर एग्रीमेंट से क्या मतलब है? उनका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो ईरान के जो प्रेजेंट नेतृत्व है वो कह रहे हैं कि भी अपनी विचारधारा, अपनी सोच को थोड़ा सा सोच में लचीलापन लाइए, उसको थोड़ा नीचे बात करिए। और देश के हित में, क्योंकि ये जो चीज होती है, जिस प्रकार से इंस्टिंक्टिवली ट्रंप ने एक डिसीजन लिए हैं, उसी प्रकार से पूरी की पूरी तरह से बदले की भावना से आईआरजीसी काम कर रही है। आज ईरान आईआरजीसी की गिरफ्त में है। मैं इतना तक कहने को तैयार हूं कि वो शायद उस समय की तरफ, पाकिस्तान जैसी इस परिस्थिति में वो बढ़ रहे हैं आगे, जहां पर कि एक ईरान एक बड़ा देश जिसके पास अच्छी सेना है वैसा नहीं रह गया। ईरान की एक आईआरजीसी है जिसके पास एक देश है। ये भी बात उसी प्रकार की हालत होती चली जा रही है। और मेरा ये मानना है कि जब तक वो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट रहेगा, रेडिकलाइज्ड थॉट प्रोसेस रहेगा, तब तक आप लॉजिक को नहीं समझ सकते। द वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड लॉजिक्स पे नहीं काम करती है। और इसीलिए आप देखिएगा कि बातचीत की बात विसात पर आगे बढ़ते हैं तो दो शिप पे फायर हो जाता है, तो ये वो कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है। जब तक आईआरजीसी की गिरफ्त से वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कम नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन हमारे सामने आने वाला है। बिल्कुल माथुर जी, आपने सही बात बोली कि आईआरजीसी की गिरफ्त में ये है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर, चाहे ईरान हो अमेरिका हो, वो नहीं बन पा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहे। अरविंद जी, एक लास्ट स्टेटमेंट आपको पाकिस्तान को लेकर आपसे लेना चाहूंगी। ये पाकिस्तान का क्या फंडा यहाँ पे चल रहा है? मध्यस्थ की बात करता है पाकिस्तान, और अभी देखिए रिपोर्ट कुछ आए हैं जिसमें ये खुलासा हुआ है कि ईरान के कुछ जहाज हैं जिनको उसने अपने पोर्टों पर जगह दी है। तो कैसी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे पाकिस्तान? मध्यस्थ नहीं कहना चाहिए इसको, कहना चाहिए दरअसल बिचौलिया। मध्यस्थ तो वो जी। होता है जो पूरी बातचीत की गारंटी और एश्योरेंस दे कि हाँ, अगर आगे नई लड़ाई हाँ, होगी लेकिन और अरविंद जी, वही क्या स्टेटमेंट, शब्द तो उसने ही अपनी ओर से कहा है पाकिस्तान ने कि हम तो मध्यस्थ हैं। जी। हाँ। तो मध्यस्थ की तो कभी उसकी ताकत थी ही नहीं, अमेरिका हम्म। के इशारों पे काम कर रहा था। और अमेरिका को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से वह इस्तेमाल करके वो कहे कि चलिए, बातचीत कामयाब नहीं रही, हम जा रहे हैं यहाँ से। अगर वो नहीं जाते तो अमेरिका की किरकिरी होती। मातुसा बे अभी पहले भी बोला है कि वो निकलना चाह रहा है, एग्जिट रूट चाह रहा है कहीं ना कहीं से। तो वो हैं। तो पाकिस्तान की तो हैसियत, एक जो चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोशनी जी, वो ये है कि इन फौजी हुक्मरानों ने हम्म। इस पूरे साउथ एशियन रीजन का बहुत नुकसान किया है। मतलब ये लोग वहां की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं,
और दूसरी बात ये कि वहाँ की जो कम पढ़ी लिखी जो जनता है, वो उनको लगता है कि ये एक्चुअली जो इस्लामिक नेशनलिस्ट लोग हैं वो यही है। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुसलमानों को मारा है तो पाकिस्तान की फौजी हुकूमत है। खुद के अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, BLA बलूचों को या खैबर पख्तूनख्वा में बांग्लादेशियों को गालियों। उन्होंने मारा। तो बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये इतनी एंटी मुस्लिम रिजीम है, और इन्होंने हमारे ऊपर इतना बोझ डाला है। हम इनके कारण हम विदेशों से कितना ही सामान खरीदते रहे हैं। वो पूरा इस पूरे रीजन की जनता की गाड़ी कमाई हम जी। वेस्ट को देते रहे, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान हैं। मुझे लगता है कि जो इतिहास है जिसको वो लोग तवारीख बोलते हैं, वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। तो इन लोगों को तो बिल्कुल अनवित बिल्कुल जी, ये है वहां की जो अमेरिका की जनता है वो तरफ तो से। बिल्कुल पाकिस्तान को माफ नहीं ही करेगी। बाकी देखना होगा कि ये जो युद्ध विराम की स्थिति बनती बनते रुक जाती है, उस पर क्या होता है, कोई समझौता होता है जो इस्लामाबाद में यहाँ पे बैठक होनी, या फिर ये लगातार ऐसे ही चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर जी, अरविंद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।